हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्लास 10th के शेर और शेरनी। दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज की इस नए से क्लास में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 10th का जो इतिहास का जो पहला चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, वहां से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए देर किस बात की, चर्चा करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या पहला। प्रश्न क्या है? प्रश्न है दोस्तों, कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने कितने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई? आपको बता दूं दोस्तों, जो कलाकार फ्रेडरिक सारियू है, ये एक चित्रकार हैं, ये एक कलाकार हैं जो कहाँ के निवासी थे। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये जो था फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ का था जी? फ्रांस का। जी हाँ सर, याद रखेंगे। आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो कलाकार फ्रेडरिक सारियू थे वो कहाँ के निवासी थे। तो याद रखेंगे, ये फ्रांस के निवासी थे, एक फ्रांसीसी कलाकार थे। आगे आते हैं प्रश्न में। तो जो कलाकार फ्रेडरिक सारियू थे, उन्होंने कितने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? देखिए, प्रश्न ये कह रहा है, प्रश्न ये आपसे डिमांड कर रहा है कि जो फ्रेडरिक सारियू थे, जो फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू थे, उन्होंने कितने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। दरअसल बात ये है, उन्होंने चित्र बनाए थे और चित्रों की एक श्रृंखला तैयार की। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि फ्रेडरिक सारियू कितने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। दोस्तों, ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी है 4। क्या होगा सही जवाब? तो आप सभी समझदार हैं, आप सभी टैलेंटेड स्टूडेंट हैं सर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी। अर्थात जो फ्रेडरिक सारियू थे, जो फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू थे, उन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। 4 चित्रों की कितनी श्रृंखला बनाई थी? एक। इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की कितनी श्रृंखला बनाई थी। तो आपको उस समय क्या जवाब देना पड़ेगा? एक श्रृंखला। यदि आपसे पूछे कि कितनी श्रृंखला बनाई थी, तो आपको जवाब क्या होगा? एक श्रृंखला। और कितने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न है दोस्तों, एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, उसे क्या कहा जाता है? देखिए, यह एक परिभाषा है दोस्तों। परिभाषा क्या है? एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं सर। ऑप्शन ये है कल्पनादर्श, ऑप्शन बी है यूटोपिया, ऑप्शन सी है ए बी दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब? दोस्तों, याद रखेंगे, ये जो परिभाषा है इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कल्पनादर्श और यूटोपिया दोनों होता है ना। यूटोपिया और कल्पनादर्श का एक ही परिभाषा है। और क्या परिभाषा है? एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका पूरा होना लगभग असंभव होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? यूटोपिया भी कहा जाता है और कल्पनादर्श भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और साथ ही ये 2 नंबर में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यूटोपिया से आप क्या समझते हैं या कल्पनादर्श से आप क्या समझते हैं। और दोस्तों, एक बात आप ध्यान में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में जब भी ऑप्शन सी में ये भी दोनों रहे, है ना, ये भी दोनों, तो उसमें 80% चांस होता है कि ये सी ही सही होगा, ये भी दोनों ही सही होगा, है ना। तो आपको आंख बंद करके बिल्कुल भी नहीं, आंख खोल करके टिक लगाना है ना, क्योंकि अगर आप आंख बंद करके टिक लगाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और एक बात और याद रखेंगे, और अगर ऑप्शन डी में इनमें से सभी ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो इसमें 99% चांस होता है दोस्तों कि ये ऑप्शन डी ही सही होगा। तो ये कुछ कॉमन सा प्रश्न होता है ना, इसमें आपको घबराना नहीं है, बस टिक लगाना है। जी हाँ दोस्तों, तो दूसरा प्रश्न भी आपको कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट। प्रश्न संख्या तीसरा।
प्रश्न है दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब दिखी। दोस्तों प्रश्न आपसे डिमांड कर रहा है कि संपूर्ण यूरोप में राष्ट्रवाद, दोस्तों अगर आप राष्ट्रवाद का अर्थ अगर नहीं जानते हैं तो मैं इस पर वीडियो बना दिया हूं कि राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया हूं, अगर आप राष्ट्रवाद का अर्थ नहीं जानते हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जो ये संपूर्ण यूरोप है वहाँ पर राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति है, लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद के राष्ट्र के प्रति जो प्रेम की भावना होती है वो स्पष्ट रूप से पहली बार कब दिखी। दोस्तों प्रश्न को ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये है 1788 में, ऑप्शन बी है 1789 में, ऑप्शन सी है 1799 में और ऑप्शन डी है दोस्तों 1879 में। क्या होगा सही जवाब। तो आप सभी समझदार हैं और आप सभी बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, है ना दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों 1789 में। जरा बताइए तो 1789 में क्या हुआ था। आप सभी समझदार हैं, आप सभी तेज बच्चे हो। 1789 में हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। जी हाँ दोस्तों आप सभी को पता होगा 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, जब फ्रांस के नागरिकों ने बास्तिल के किला को ध्वस्त कर दिए थे दोस्तों। जी हाँ तो 1789 में 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और उसी क्रांति में नागरिकों के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेमत्व की भावना देखी, है ना दोस्तों। तो संपूर्ण यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के साथ 1789 ईस्वी में राष्ट्रवाद का जो स्पष्ट अभिव्यक्ति है वो पहली बार देखी। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं सर। अगर आप जानते हैं तो अपना नाम, है ना, और इस प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट में लिखिएगा। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन में बता देता हूँ। ऑप्शन ए 1784, ऑप्शन बी 1879, ऑप्शन सी 1787 और ऑप्शन डी 1789। क्या होगा सही जवाब, फटाफट कमेंट में लिखकर बताइए। प्रश्न संख्या 5वां। प्रश्न क्या है दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति के बाद स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया। ऑप्शन ए दोस्तों नेशनल असेंबली, ऑप्शन बी राष्ट्रीय सभा, ऑप्शन सी ये भी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैंने पिछले ही बताया अगर ऑप्शन में कहीं ये भी दोनों रहे तो इसमें 80% चांस क्या होता है कि ये भी दोनों ही होगा। तो उस हिसाब से दोस्तों ये भी दोनों ही होना चाहिए और सही ही बात है सर, है ना, क्योंकि स्टेट जनरल का नाम बदलकर फ्रांसीसी क्रांति के बाद वहां के नागरिकों के द्वारा स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। और आप सभी को पता होगा दोस्तों कि नेशनल असेंबली जो है ये एक अंग्रेजी वर्ड है और इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय सभा बोलते हैं। इसलिए नेशनल असेंबली और राष्ट्रीय सभा दोनों एक ही वर्ड है, एक अंग्रेजी में लिखा हुआ है और एक हिंदी में लिखा हुआ है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। बस आप जानते हैं नेशनल असेंबली रखा गया तो आप फटाफट ये टिक लगा दो और फिर तो आपको हड़बड़ी में नहीं, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दोगे। इसलिए ध्यान से देखिए, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय और असेंबली का मतलब सभा। तो नेशनल असेंबली अंग्रेजी वर्ड है और राष्ट्रीय सभा हिंदी वर्ड है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, सी, ये भी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है दोस्तों, फ्रेंच कहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। फ्रेंच जो है वह कहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। तो दोस्तों ऑप्शन ये है जर्मनी, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, क्योंकि जर्मनी का जो आधिकारिक भाषा है, राज्य भाषा है, वह है जर्मन। जी हाँ दोस्तों, अगर बी की बात करें तो बी का होएगा ही नहीं, क्योंकि बी में क्या है, ब्रिटेन, और हम सभी जानते हैं ब्रिटेन के जो अधिकांश लोग हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं, अर्थात ब्रिटेन का राष्ट्रीय भाषा क्या होना चाहिए, अंग्रेजी, है ना। रूस की बात करें दोस्तों, रूस का भी नहीं होगा, क्योंकि रूस की जो राष्ट्रीय भाषा है वो है रूसी। और बात करें डी तो डी सही जवाब होगा दोस्तों, फ्रांस का राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो आप सभी को पता होगा फ्रेंच। जी हाँ दोस्तों, जब यहाँ पर क्रांति हुई थी ना, तो क्रांति होने के बाद आप सभी को पता होगा कि जो
पेरिस है, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहाँ के लोग फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे और उसी फ्रेंच भाषा को क्या कर दिया गया, फ्रांस की राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, तो जो फ्रांस है यहाँ की राष्ट्रीय भाषा क्या है, फ्रेंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7वां प्रश्न है दोस्तों, नेपोलियन कहाँ का शासक था? नेपोलियन का पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। तो जो ये नेपोलियन है ये कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए ब्रिटेन का, ऑप्शन बी फ्रांस का, ऑप्शन सी जर्मनी का और डी इटली का। क्या होगा सही जवाब? तो दोस्तों याद रखेंगे और आप सभी जानते ही हैं, ये याद रखने की क्या बात है दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो नेपोलियन है ये फ्रांस का शासक था। कहाँ का शासक था? फ्रांस का। जो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जो नेपोलियन है 11 नवंबर 1799 को फ्रांसीसी क्रांति का सेनापति था और एक प्रमुख सेनापति के रूप में फ्रांसीसी क्रांति में अपनी भूमिका को अदा किया। और इसके बाद आप सभी को पता होगा 18 मई 1804 को, जी हाँ सर, 18 मई 1804 को ये फ्रांस का सम्राट बन जाता है, फ्रांस का शासक बन जाता है। तो नेपोलियन जो है ये किस देश का शासक था, कहाँ का शासक था? तो याद रखेंगे फ्रांस का। किस देश का? फ्रांस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 8वां प्रश्न है दोस्तों, फ्रांस में नागरिक संहिता कब लागू किया गया था? देखिए दोस्तों, जो ये नागरिक संहिता है इसे नेपोलियन की संहिता भी कहा जाता है। दरअसल क्या हुआ था ना, नेपोलियन जब सम्राट बना था, फ्रांस का शासक बना था, तो वहाँ के नागरिकों के लिए कुछ नियम बनाया था, तो उसे नेपोलियन की संहिता या नागरिक संहिता कहा जाता है। ये प्रश्न जो है ना सर 3 नंबर में भी पूछ लेता है एग्जाम में कि नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जो उसकी विशेषताएं हैं ना सर, मैं अगले क्लास में एक बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर आ रहा हूं, है ना, तो वो अगले क्लास की बात है। फिलहाल हम लोग 1 नंबर के प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। तो फ्रांस में नागरिक संहिता कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1804 में, ऑप्शन बी 1805 में, ऑप्शन सी 1789 में और ऑप्शन डी 1798 में। क्या होगा सही जवाब? तो दोस्तों याद रखेंगे 1804 ईस्वी में। जी हाँ, जब नेपोलियन फ्रांस का शासक बना था तो उसी समय उसने नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता को लागू किया था। तो किस वर्ष लागू किया गया था? 1804 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9वां प्रश्न है दोस्तों, हंगरी के आधे लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? दोस्तों ये जो हंगरी है ना, ये हैब्सबर्ग साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। तो जो हंगरी के आधे लोग हैं वो कौन से भाषा बोलते थे, किस भाषा का प्रयोग करते थे, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। दोस्तों ऑप्शन ये है पोलिश भाषा, ऑप्शन बी है मेग्यार भाषा, ऑप्शन सी है इतालवी भाषा और ऑप्शन डी है फ्रेंच भाषा। किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो दोस्तों याद रखेंगे जो हंगरी के जो आधे लोग हैं ना, वो दोस्तों मेग्यार भाषा का प्रयोग करते थे, अर्थात इसका सही जवाब क्या होगा? बी। जी हाँ दोस्तों, हंगरी के आधे लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? मेग्यार भाषा का प्रयोग। किस भाषा का प्रयोग? मेग्यार भाषा का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10वां प्रश्न है दोस्तों, गालिसिया में कुलीन वर्ग के लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? देखिए दोस्तों, ये जो गालिसिया है यह भी हैब्सबर्ग साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। तो जो यहाँ के कुलीन वर्ग के लोग हैं ये किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन ये है जर्मन, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी अंग्रेजी और ऑप्शन डी पोलिश। क्या होगा सही जवाब? तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन डी पोलिश। देखिए वो पोलिश की बात नहीं कर रहे, पोलिश मारने वाला जूते में, उस पोलिश की बात नहीं कर रहे दोस्तों। पोलिश एक भाषा का नाम है। जो गालिसिया के जो कुलीन वर्ग के लोग हैं वो इस भाषा का प्रयोग किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, तो गालिसिया के कुलीन वर्ग के लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? दोस्तों सही जवाब क्या है? पोलिश भाषा का। जी हाँ दोस्तों, तो फ्रेंड्स आज का ये जो प्रश्न है, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो ये चैप्टर था दोस्तों, हम यही
यहीं तक समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे अगली क्लास में और इससे आगे का जो प्रश्न होगा ऑब्जेक्टिव मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो दोस्तों अगर आज की छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।